वो लड़की 2 साल पहले ख़त्म होने वाली थी, जो आज भी जीवित है। अगले 10 साल में आयुर्वेद का भविष्य क्या है? आयुर्वेद का भविष्य अगले 10 साल में नहीं, अगली 10वीं पीढ़ियों के बाद में भी इससे बेहतर ही होगा। कम नहीं हो सकता। कम नहीं हो सकता। क्या भारत आयुर्वेद में दुनिया का लीडर बन सकता है? बिल्कुल। आज भारत की आयुर्वेद पद्धति को देखते हुए विदेशों के अंदर, आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही देख लीजिए, वहाँ की होलिस्टिन गाय यहाँ भेज दी, अपनी यहाँ की जो है देसी गाय वहाँ अपनाने लग गए। हाँ, विदेशी गायों का बहुत ज्यादा है जो दूध यहाँ पे देती है। विदेशी गायें भेज दी। वो गाय नहीं और है, वो 50 गाय नहीं है, मैं मेरी भाषा में तो उनको सूअर बोलता हूँ। 50 लीटर दूध देती है। मैं कह रहा हूँ, मैं तो मेरी भाषा में उनको सूअर बोलता हूँ। अच्छा, वो गाय है ही नहीं। गाय है ही नहीं। क्या फार्मा इंडस्ट्री आयुर्वेद को दबा रही है? अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, जैसे अभी ध्यान दिया गया है, जूनागढ़ के अंदर एक आयुर्वेद का बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर जैसे गुजरात के अंदर बनाया गया है, ऐसे अगर इसको सरकार थोड़ा सा प्रोत्साहन दे तो शायद भारत फिर से सोने की चिड़िया हो सकती है, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर वो दम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित खंडल शो में। आज हमारे साथ एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है, श्याम सुंदर पारिक जी, और आज हम एक बहुत बड़े राज की बात करने वाले हैं जो टैक्स बचाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारी जो आयुर्वेदिक प्रणाली है वो कितनी कारगर है और वो कई सदियों से, कई सालों से जो ऋषि मुनियों का इलाज है वो दोस्तों आज भी कायम है। बस उसको जानने की और समझने की आवश्यकता है। पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हर पहलू को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है और केवल हमने प्रॉब्लम्स नहीं, उसके सॉल्यूशन को लेकर भी बहुत डिटेल डिस्कशन वैद्य जी के साथ किया है। और आप लोगों को लास्ट तक पॉडकास्ट के साथ बने रहना है। स्वागत है वैद्य जी आपका, एक परिचय के साथ। मेरा नाम वैद्य श्याम सुंदर पारिक है और मैं सीकर जिले के छोटे से गांव में वैद्य श्री सुखदेव जी पारिक के घर पे जन्म लिया है। मुझे वेदंगी जो है वो विरासत में मिली है, क्योंकि मैं 9 साल की आयु के अंदर मैंने पिताजी के साथ में दवाइयों बनाने का कार्य शुरू कर दिया था और गत 42 साल से मैं चिकित्सा के फील्ड में हूँ। 1,89,000 समथिंग मैंने अभी तक मरीजों का सफल इलाज किया है, जिसमें गठियावाय, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायराइड, बांझपन, माइग्रेन, नाना प्रकार के बीमारियों का मैंने सफल इलाज किया है। टाइफाइड, तो वो मेरे आज तक जिस मरीज का भी मैंने इलाज किया है, दोबारा उनको उस चीज़ बीमारी के लिए लौट करके आने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो वैद्य जी, आजकल लोग पूरी तरह आधुनिक दवाइयों पर निर्भर हो गए हैं। क्या आयुर्वेद आज भी उतना ही प्रभावी है? देखिए, आयुर्वेद आज से नहीं है, बहुत वर्षों पुराना उतना ही प्रभावी था, है और रहेगा। ये लोगों की मानसिकता है कि उनको तत्काल प्रभाव से जो भी ट्रीटमेंट चाहिए, किसी को दर्द हो रहा है, एक दर्द का इंजेक्शन लगा लिया या फिर एक टेबलेट खा ली। अब हमारी औषधि जो है वो विधिवत तरीके से उनको लेना पड़ेगा। प्रभावी उससे भी ज़्यादा है, किंतु आहार विहार उनको उसमें परहेज करना ही पड़ेगा। वैद्य जी, मैंने सुना है कि एक सिर्फ नाभि पर काम करके पूरे शरीर को ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल ये सत्य है, क्योंकि नाभि ही जीवन से मूलम तत्र पुरण औषधे दोषान हंति बलन यच्छति रोग नोश नाश कारकम। अर्थात नाभि जीवन का मूल है, उसमें औषधि पूर्ण करने से दोषों का शमन होता है, अच्छा, बल प्राप्त होता है और रोग नष्ट होते हैं। क्योंकि 72,000 नाड़ियों का केंद्र बिंदु
अपना नाभि है और उसमें औषधि पूर्ण करने से समस्त प्रकार के रोगों का नाश होता है। नाभि का कहीं कनेक्शन उससे तो नहीं है कि जैसे एक बच्चा जन्म लेता है? बिल्कुल, जैसे माता के गर्भ में बच्चा होता है उस टाइम पे भी सारा पोषण जो है वो नाभि के माध्यम वो से? नाभि के माध्यम से ही लिया जाता है। अब जब नाभि जो है एक संपूर्ण बच्चा तैयार कर सकता है तो क्या संपूर्ण बीमारी को ठीक नहीं कर सकता? तो वैद्य जी, जैसे दवाई ज़्यादा जरूरी होती है या लाइफ स्टाइल? देखिए, दवाई का बहुत विशेष रोल नहीं है जो अपन मुख से सेवन करते हैं। दवाई का रोल सिर्फ और सिर्फ 40% काम करता है। 30% जो है आहार विहार, लाइफ स्टाइल जिसको बोलते हैं, वो काम करता है। और 30% अपनी मानसिकता काम करती है कि मैं अमुक व्यक्ति के पास में, अमुक वैद्य के पास में, अमुक डॉक्टर के पास में आ गया हूँ, अब मेरा इलाज हो जाएगा। ये सिर्फ मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आदमी की जो सोच है, जो पॉजिटिविटी सोच है, पॉजिटिव होनी चाहिए कि मैं ठीक हूँ और ठीक हो जाऊंगा। जैसे मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैंने किसी को दवाई दे दी और वो दवाई एक सिंपल गोली थी जी, और उसको लेके भी सामने वाला ठीक हो गया क्योंकि उसको यकीन था कि मैंने दवाई ले ली। देखिए, एक ऐसा वाकया मेरे जीवन में आया है। हाँ। मैं कहीं पे दवाई बनाने के लिए गया हुआ था और वहाँ पे लोगों को ये हो गया था कि भाई वैद्य जी आए हुए हैं, फोकट में नाड़ी देख रहे हैं, तो अपन क्यों ना नाड़ी दिखा लें। वहाँ पे एक लेडीज़ ने मुझे बोला, बोले जी मेरी बेटी को भी ठीक कर दोगे क्या? मैं बोला बताइए आपकी बेटी को क्या हुआ है? तो उसने घूंघट उठाया। अब घूंघट में उसमें क्या, आंखों से उसके पानी गिर रहा था। मैंने ये सोचा कि इसको कहीं गंभीर बीमारी है, इसलिए बेचारी रो रही है। तो मैंने उसको कहा कि बेटा रो मत, बीमारी तो है, ठीक हो जाएगी। बीमारी कोई परमानेंटली होती नहीं है, स्थायी कुछ भी बीमारी नहीं होती है। हाँ, स्थायी कुछ भी नहीं है। हाँ, तो बोला ठीक हो जाएगी। बोले वैद्य जी यही तो रोना है कि ठीक नहीं हो रही है। तो मैंने समझा कि यही तो रोना है, इसका मतलब आंखों में पानी गिरने की बीमारी है। अच्छा, उसकी बीमारी पानी गिरने की थी। यस। मैंने उससे पूछा कि आपको कब से है? बोले मेरे को 23 साल हो गए पानी गिरते हुए आंखों में से। यस। मैंने उससे फिर नेक्स्ट सवाल किया कि आपने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? तो बोले मैंने हिंदुस्तान का एक भी डॉक्टर नहीं छोड़ा है। मतलब सब तरह के ट्रीटमेंट, यस एलोपैथी, यस यस, होम्योपैथी, सारे ले लिए। तो मैं बोला बेटा तेरे को किसी ढंग के डॉक्टर को या किसी वैद्य को, नाड़ी वैद्य को दिखा लेती। पुराने तो अपने दादी नानी के बहुत सारे नुस्खे हैं, उनको अपना लेती, ठीक हो जाती। तो बोला आप ठीक कर दो। तो मैंने कहा ठीक है मैं ठीक करता हूँ। तो उन्होंने मेरा काफ़ी मजाक उड़ाया कि देखिए कैसे करते हैं ठीक। हाँ। फिर उन्होंने थोड़ा ईगो के हिसाब से बोला कि फलाने हॉस्पिटल का आपने नाम सुना है क्या? मैं बोला सुना हूँ, उसके अंदर 5 डॉक्टर परिवार के हैं और उनका ये नाम है। तो उसने कहा कि वो डॉक्टर सजना कटेवा मैं ही हूँ। ओहो हो, वो खुद डॉक्टर थी मतलब? यस यस यस। बोला मैं खुद ही हूँ, मेरी दौरानी जो है वो भी डॉक्टर है, मेरा देवर है वो भी डॉक्टर है, हस्बैंड है वो भी डॉक्टर है, और उनका खुद का अपना नर्सिंग होम है। तो बोला देखिए मैं नहीं जानता कि आप क्या हो और क्या नहीं हो, मेरे लिए बट आप एक... अभी आप मेरे लिए पास में आप पेशेंट के रूप में आए हो। मैं आपको इतना बता दूं कि 3 चीज़ों से ही एलर्जी होती है। डॉक्टर ने एलर्जी बताया होगा? बोला हाँ। तो बोला हवा, पानी और मिट्टी, चौथी कोई चीज़ नहीं है कि जिससे आंखों में एलर्जी हो जाए। तब उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल बात सत्य है। तो बोला एक काम कर, तीनों को इकट्ठी करके बांध ले आंख पे, ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने मतलब काफ़ी हंसी मजाक किया। हाँ। हंसी उड़ाई। तो बोला देख भाई तू जाट की बेटी है और तूने कभी कोरा मटका डाला होगा। अपन जैसे कोरा मटका डालते हैं उसमें पानी भरते हैं तो बुलबुले निकलते हैं। निकलते हैं, बिल्कुल निकलते हैं। यानी उसके अंदर हवा है तभी तो बुलबुले निकल रहे हैं। तो कुम्हार जो मटका तैयार करने के लिए मिट्टी तैयार करता है, उसके अंदर पानी भी है, मिट्टी भी है, हवा भी है, तीनों चीज़ें हैं।
मैंने मेरे दादाजी से, मेरे पिताजी से बहुत बात सुना हुआ था, और पुराने ज़माने में जैसे आँखें आ जाती थी, इन्फेक्शन हो जाता था, तब वही मिट्टी की टिकड़ी हम बांधा करते थे और उससे तुरंत प्रभाव से ठीक होता था। अब उनको तो विश्वास नहीं था क्योंकि वो एलोपैथिक डॉक्टर थे, किंतु उसकी माँ ने जिद करके उसको टिकिया बंधवा दी और वो ठीक हो गई। फिर एक दिन मेरे पास 15 दिन के बाद में फ़ोन आया, बोला डॉक्टर साहब कहाँ हो? मैं बोला दुकान पे हूँ। तो बोला आप मेरे को माफ़ कर दो। मैं बोला माफ़ी? काहे की माफ़ी मांग रही है आप? तो बोला आपने, मैं ठीक हो गई, आपने जो दवा बताई थी। बोला मैंने तो मिट्टी बताई थी, उससे आंखें फूट गई होगी तेरी, इसलिए तो ब्लेम कर रही है। बोले नहीं। उसके बाद उसके देवर का फ़ोन आया, उसके बाद उसके हस्बैंड का फ़ोन आया, तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई। हाँ। पांचों डॉक्टर एक काजू कतली का डब्बा लेके मेरे क्लिनिक पे आए, आके सबने धोख प्रणाम किया। अरे बोले बैद जी हम आपके ज़िंदगी भर के लिए ऋणी हैं कि 23 साल की बीमारी को आपने एक मिट्टी की टिकड़ी से ठीक कर दिया। ये है चमत्कार आयुर्वेद का। तो आयुर्वेद का जो चमत्कार है वो ये है, अब आप एलोपैथिक में जहाँ कहीं भी जाते हो आपको ड्रॉप्स देते हो, वो बोले महीना डालो, दोपहर पहले ये डालो, दोपहर बाद में ये डालो, शाम को ये डालो। नाना प्रकार की आपको टेबलेट्स मिल जाएगी, नाना प्रकार की आपको ड्रॉप्स मिल जाएंगे, किंतु मैं कहता हूँ आँखों की एलर्जी के लिए मिट्टी की टिकड़ी से बढ़िया कोई उपाय नहीं है। कैसी भी प्रॉब्लम हो वो, कैसी भी आँखों की, आपकी आँखें में लालिमा रहती हो, आँखों में खुजली चलती हो, आँखों में पानी अगर गिर रहा हो, आपका विजन अगर कमज़ोर हो गया हो, तो उस सब चीज़ में काम करेगा। तो ये टिकड़ी मतलब कुछ बनी बनाई आती है नहीं क्या? नहीं, अपने को खुद को घर पे तैयार करो। अच्छा। कुम्हार के पास में जाओ, जब मटका वो बनाता है, चाक चलाता है, तो उस मिट्टी में हाथ डालता है हाँ। और उसमें फिर वो निकाल के साइड में एक उसमें रखा रहता है जिसमें हाथ को यूं पूंछता है, जिसको बोलते हैं अपने यहाँ पे मारवाड़ी भाषा में राफ। हाँ, राफ। राफ। उस मिट्टी की आप टिकड़ी बनाओ, पहले आँखों पे पट्टी बांधो, फिर उसके ऊपर टिकड़ी बांधो, फिर उसके ऊपर पट्टी बांध के सो जाओ, और जैसे टिकड़ियाँ सूख जाती है आप खोल दो। ऐसा कितनी बार करो? ऐसा लगभग 15 दिन कर लो आप। आंखों की कैसी भी समस्या हो? आँखों की कैसी भी समस्या हो आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो वो कुम्हार से लानी पड़े मतलब? यस यस, क्योंकि या आप उसको घर पे तैयार कर सकते हो उस तरीके से कम उसको 1 महीना भिगोना पड़ेगा आपको। राइट। तो क्या आपके जीवन में कोई और भी ऐसे केस रहे हैं जिसे आप चमत्कार मानते हैं? हाँ, मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। एक ऐसा चोमू का ही है, जो कि वो ओवरी कैंसर से पीड़ित थी। ओवी कैंसर? ओवरी कैंसर से पीड़ित थी। उसका नाम था सीमा गोस्वामी। अच्छा। और ये केस बहुत पुराना नहीं है, अभी बहुत नया ही है। अच्छा, लेटेस्ट केस? लेटेस्ट केस ही है, 2-1 साल हो गया करीबन। मेरे पास में आई थी तो उसका 285 CA आ रहा था। बोला 3 साल से महावीर कैंसर से मैं मेडिसिन ले रही हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं हुई। अब अंत समय में आपके पास आई हूँ। मैंने उनको एक ही चीज़ बोला था कि देखिए आपका 3 दिन 4 दिन के अंदर कैंसर ठीक हो जाएगा, बशर्ते मैं जैसा कहूँ वैसा आपको करना पड़ेगा। तो बोला आप बताइए। तो मैंने एक औषधि अपना सपोर्टिंग उनको दिया, साथ में उनको 3 दिन का 72 घंटे का मैंने लंघन बताया। यानी आपको 72 घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है आहार के रूप में या आपको लिक्विड के रूप में। कुछ नहीं लेना है? कुछ नहीं लेना है। ना लिक्विड आप ना। 72 घंटे से पूर्व CA की रिपोर्ट करवा लीजिए और 72 घंटे के बाद में आप CA 125 की रिपोर्ट करवा लीजिए। जब उन्होंने 3 दिन के बाद में करवाया तो उनका मात्र 86 CA रह गया था 285 से। केवल 3 दिन कुछ नहीं लेने से? कुछ नहीं लेने से, बिना औषधि। वो लड़की 2 साल पहले ख़त्म होने वाली थी, जो आज भी जीवित है, मौजूद है। उसने स्वयं ने अपना वीडियो मुझे बना के दिया। ओहो हो।
वो वीडियो है आपके पास? हाँ, मेरे पास वीडियो अवेलेबल है। तो हम कोशिश करेंगे कि पॉडकास्ट के माध्यम से अगर। हाँ, आप उसका वीडियो डाल सकते हो। अच्छा, तो आज के युवाओं को आयुर्वेद की तरफ आना चाहिए, क्योंकि आजकल जीवन देखिए, शैली। आयुर्वेद ही सर्व समस्या का समाधान है। मैं ये कहता हूँ प्रत्येक युवा से, प्रत्येक पीढ़ी से कि उनको आयुर्वेद की तरफ आना चाहिए। जो आज से नहीं, अपने हजारों साल पुरानी पेथी है, उसको अपनाना चाहिए। लेकिन वैद्य जी एक ऐसी किंतु धारणा है। ऐसा है हाँ। कि जो आज जितने भी जो नए लोग जितने भी इसमें आ रहे हैं, उसमें हम अपने आप को भी इसमें दोषी मान रहे हैं, क्योंकि हम कर तो रहे हैं बीएमएस, आयुर्वेदाचार्य बन रहे हैं, किंतु हम ट्रीटमेंट जो जा रहे हैं वो दे रहे हैं हम आयुर्वेद प्लस एलोपैथी। दूसरा क्या हो रहा है कि उसमें जो है आज की टाइम में डायग्नोस करने की कैपेसिटी किसी वैद्य के पास में नहीं है। अच्छा। बहुत ही कम वैद्य ऐसे बच्चे हैं जो कि नाड़ी पकड़ के ये बता सकते हैं कि कल तूने क्या खाया था। हाँ, जिनको नाड़ी वैद्य बोलते हैं। हाँ, जिनको नाड़ी वैद्य बोलते हैं। अब आज जो है वैद्यों को देख लो, चाहे अपने एलोपैथिक डॉक्टरों को देख लो, सब तुरंत प्रभाव से मतलब कि टेस्ट एडवाइज लिखेंगे। हाँ भाई, एक्सरे करा ले, खून की जांच करा ले। हाँ, और अब वो लेबोरेटरी ऑथेंटिक है कि नहीं है, उन्होंने सही डायग्नोस किया है कि नहीं किया है। अब डायग्नोस ही अगर गलत हुआ है तो मेडिसिन भी गलत लगेगा, उसका रिजल्ट भी गलत आएगा। लेकिन यहाँ पर वैद्य जी एक लोगों में भ्रांति होती है कि आयुर्वेद का उपचार बहुत ही धीमा होता है और फास्ट नहीं होता है। देखिए, ये बिल्कुल एकदम झूठा है कि आयुर्वेद का जो इलाज है वो फास्ट नहीं है। आयुर्वेद का जो इलाज है वो बहुत ही फास्ट है, किंतु हमें हमारी शिक्षा के अंदर भी यही चीज़ बताया गया है कि आपको रॉकेट की तरह नहीं चलना है, क्योंकि मेरा आपको हाँ, मूल में जाना है। मूल में जाना है कि प्रॉब्लम हो रही है, घुटना दर्द हो रहा है, बट ये घुटना दर्द होने के पीछे रीजन क्या है, हमें उसमें जाना है और हमें उस जड़ को काटना है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है वैद्य जी कि आज से कई सालों पहले जब राजा महाराजा का जमाना होता था, महाराज की जय हो, तो उसके अंदर जब युद्ध के अंदर वो घायल हो जाते थे या उनके कोई ब्लड आता था तो उस समय आयुर्वेदिक लेप या वही उपचार होता था। देखिए, आज भी है। अगर वो धीमा होता तो फिर वो युद्ध कैसे मैं कर ये पाता? कह रहा हूँ आज भी है। जैसे मान लो किसी की अंगुली कट गई है और उसमें ब्लड बह रहा है, नस कट गई है, ब्लड बह रहा है, डॉक्टर उसका उपचार करते करते उसके पास में बहुत समय निकल जाएगा, तब तक बहुत ब्लड निकल जाएगा। और अपने यहाँ पे रोड के आसपास भी इतनी जड़ी बूटियाँ खड़ी है कि एक जिसको बोलते हैं रूखड़ी, रूखड़ी एक आंकड़ा भी होता है। रूखड़ी आंकड़ा अलग चीज़ है। एक रूखड़ी का जो बोझा है उसके 2-4 पत्ते लो, उनको उसका रस निचोड़ो और जहाँ से ब्लड निकल रहा है वहाँ डाल दो। 1 सेकंड से भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा उस ब्लड को बंद करने में। जबकि एलोपैथिक में आप जाओगे, स्ट्रेचिंग करेंगे और करेंगे, उसका बहुत सारा वो करेंगे। रूखड़ी बोलते हैं इसको। रूखड़ी तो ये अब सड़क पे मिल जाएगा। हाँ, सब जगह है, पूरे जंगल में है। अब इसमें बात वहीं आती है क्योंकि एक स्लोगन भी है, जैसे आमंत्रण अक्सर नास्ति, नास्ति मूल मनोस्ते, अयोग्यम पुरुषम नास्ति, योजक पुरुषम दुर्लभम। आमंत्रण अक्षर नास्ति, कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है कि जो अर्थविहीन हो। उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो जिसमें कोई गुण ना हो। नास्ति मूल मनोस्ते, उसी प्रकार से कोई भी पेड़ पौधा जड़ी बूटियां ऐसा नहीं है कि जिसमें औषधीय गुण नहीं हो। योजक पुरुषम दुर्लभम, उसको उचित और उपयुक्त प्लेटफॉर्म देने वाला दुर्लभ है। मतलब हर जो भी पौधा है, पेड़ है, हाँ, उसको सही प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी है। उसमें कुछ ना कुछ औषधीय उपचार है। औषधीय गुण प्रत्येक में है। ये प्रकृति बनी ऐसी है। प्रकृति बनी ऐसी है। राइट। एक वैद्य जी, मैं नाभिसार के बारे में बात करूंगा कि ये नाभिसार क्या होता है, इसको एक सरल भाषा में समझाइए।
देखिए, नाभि के बारे में अभी पूर्व में भी मैंने आपको बताया है कि नाभि जीवन का मूल आधार है। हाँ और इसमें औषधि पूर्ण करने से हाँ सभी समस्याओं का समाधान होता है, हाँ बल मिलता है और रोगों का नाश होता है। हाँ अब इसके लिए क्या करना है कि अपने को हमने एक औषधि का निर्माण किया है, हाँ जिसके अंदर कम से कम हमने 150 जड़ी बूटियां जो है हाँ। इस पे इसमें क्या लिख रहा है? हमने, नाभिसार। हाँ, ये नाभि सार है, हाँ। जिसमें मैंने कम से कम भी 150 कंटेंट का प्रयोग इसमें किया है। हाँ। 150 जड़ी बूटियां इसमें डाली है और इसको अपने नाभि के ऊपर हाँ कोई भी मोल्ड लगा के, हाँ। जिससे ये लिक्विड बाहर नहीं रसले, जैसे वो एक बेल्ट टाइप होती है। बेल्ट टाइप में वो लगा सकते हैं। साथ में आप उड़द के आटे का भी जैसे मान लो बाउंड्री बना करके लेप करके, और उसमें भी ये 25 ml सुबह 25 ml शाम को डाल करके चित्त अगर आप लेटे रहोगे 45 मिनट तक, पहले रोज प्रथम डोज अगर आपका मधुमेह 200 है तो वो 150 हो जाएगा पहले दिन ही, पहले दिन और पहली बार, वन टाइम, जस्ट उसके बाद ही। जस्ट उसके बाद। अच्छा। अब आप मुझे बता दीजिए कि ऐसी कौन सी औषधि है जो इतनी फास्ट गति से काम करेगी। मतलब ये दावा जो है ये आपका पूर्ण हाँ, रूप से- मेरा पूर्ण दावा है। अच्छा। जिनके नसों में जकड़न है हाँ वो भी बिल्कुल एकदम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा। तो मधुमेह इससे सही होता है? मधुमेह नहीं, इससे तमाम प्रकार की, जैसे किसी के थायराइड है, थायराइड भी ठीक होगा, ग्रंथि काम नहीं कर रही है, वो भी ठीक होगा। साथ में जैसे मान लो किसी को अम्ल पित्त बनता है, हाँ। पित्त बनता गैस है, की वात प्रॉब्लम है। बनता है, यानी 147 प्रकार की, जैसे कफ के 21 प्रकार के रोग है, हाँ। पित्त के 42 प्रकार के रोग है और वात के 84 प्रकार के रोग है। टोटल 147 प्रकार के रोगों का शमन करता है। तो ये कोई गवर्नमेंट से इसको, जैसे इंग्लिश दवाइयों को एक रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर्ड प्रणाली होती है, वैसे इसकी भी कोई? हाँ, ये सब चीज़ें तो देखो रजिस्ट्रेशन वगैरह कंपनी तो ये वगैरह, किस कंपनी के नाम से आपने ये बनाई श्री है? राम आयुर्वेदिक रसायनशाला का प्रोडक्ट है। अच्छा। और अभी हमने इसका फूड लाइसेंस ले रखा है, जीएसटी हमने कर रखा है, एफएससी की रिपोर्ट हमारे पास में है। अच्छा, तो इससे कैसी भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल साफ और ये दूर होती है। कितनी बार करना पड़ता है इसको? ये 45 दिन तक 90 टाइम, अच्छा। यानी सुबह और शाम को भोजन से पूर्व। तो ये इलाज अगर मैं बात करूँ आधुनिक चिकित्सा से ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है? क्योंकि देखिए, ऐसा है कि आधुनिक चिकित्सा से कॉस्टली तो कहीं से कहीं भी नहीं है, अच्छा, वो जितना कॉस्टली है। क्योंकि सबसे पूर्व तो अपन जैसे मान लो किसी भी डॉक्टर के पास में जाते हैं, मिनिमम फीस 500 रुपया है, मिनिमम कंसल्टेशन, कंसल्टेंसी है। उसके बाद में वो आपको जो टेस्ट एडवाइस करेगा, टेस्ट एडवाइस के अंदर मान लो कि आपकी 2000 की जांच, 5000 की जांच, 7000 की जांच, 10,000 की जांच, जो भी जांचें लिखेंगे वो आपको करवाना पड़ेगा। हाँ आप अगर उनको दोनों का भी मिलान कर लोगे हाँ, तो उतनी कॉस्ट भी हमारे इस प्रोडक्ट की नहीं है। नहीं है। जिसमें 45 दिन का हम इसके अंदर ये सिर्फ नाभि सार ही नहीं देते हैं, अच्छा इसके साथ में हम एक धूपन चिकित्सा और करते हैं। अच्छा। आप जब ये नाभि में पूरण करके डाल करके जब आप चित लेटे रहते हो, उसी समय पे आप अगर एक हवन कर लो, जिसमें हमारा ये हवन सामग्री आती है, जिसका हमने नाम रखा है धूम सुधा। हाँ, मैं इसके बारे में आपसे पूछने भी वाला था, ये धूमसुदा क्या चीज़ है? धूम सुधा, तो ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन है। इसको अगर वहाँ रखते हैं और हवन करते हैं तो आपको, जैसे गठियाबाई से बहुत ज़्यादा विचलित व्यक्ति, बहुत परेशान, जिनको पेन है और वो अकड़ा पड़ा है, उठा ही नहीं जा रहा है, आप ये दोनों काम करके देखिए, तुरंत 45 मिनट के बाद में बंदा उठ करके चल पड़ेगा। अच्छा, यस, इतने अद्भुत रिजल्ट है। अद्भुत रिजल्ट है। इसके अंदर मैंने 71 कंटेंट का काम में लिया है और 71 कंटेंट के अंदर मैंने वास्तु दोष को भी काम इसमें लिया है। हाँ, जैसे कई लोग कहते हैं हाँ, वास्तु वास्तु दोष, नजर। पितृ दोष, नज़र, टोना टोटका, आपके ग्रह दोष, देवी देवताओं का रुष्ट होना,
तो वो सबको प्रसन्न करने के लिए भी मैंने इसके अंदर सारे कंटेंट डाले हैं। जैसे नज़र के लिए मैंने पीली सरसों का प्रयोग में लिया है। लक्ष्मी जी को राजी करने के लिए मैंने इसके अंदर गुलाब के फूल का मैंने वो लिया है। हो सकता है वैद्य जी अभी आप जो चीज़ें बता रहे हैं इनको देखकर लोगों को तुरंत विश्वास नहीं होगा, तो अब ये तो जब प्रयोग करेंगे तभी समझ में आएगा। मैं तो ये इतना दावा करता हूँ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास फिर विश्वास करें। और इसका मैंने एक नहीं अनेकों, और हमने जब इसको तैयार किया है करीबन 3 साल मुझे लगे हैं इसको पूरा रिसर्च करके बनाने में। हाँ जी। ये पेटेंटेड है आपका? हाँ, पेटेंटेड है। आपने इसका पेटेंट भी करा अभी रखा है? तक करवाया नहीं है, लेकिन अब ये पेटेंट हम पेटेंट करवा लेंगे आप। अच्छा, जैसे आपने बताया वैद्य जी कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती है जी। इसका वास्तविक मतलब क्या है? देखिए, न्यूरो के बिना तो मतलब आपका एक जैसे सेंसर है। हाँ, आज के विज्ञान के हिसाब से अपन सेंसर कहेंगे। सेंसर गाड़ियों में भी सेंसर गाड़ियों है। में जो सेंसर है, हाँ, अपने भी सेंसर है। जैसे पैरालिसिस हो गया, पैरालिसिस हो गया, तो वो सिर्फ एक न्यूरो की बदौलत ही तो होता है। हाँ, एक नस की बदौलत ही होता है। बिल्कुल होता है। कोमा में जाता है वो न्यूरो की वजह से होता है। हम्म, तो अगर आपका नाभि अगर ठीक है, 72,000 नाड़ियों का अगर उसमें ठीक से संचालन हो रहा है, रक्त का प्रवाह, रक्त का प्रवाह बराबर हो रहा है, तो शायद मैं नहीं मानता कि आपको कोई रोग हो। रोग वहीं से ही है। यस। तो किन किन बीमारियों में नाभिसार लाभदायक है? जैसे भी आपने बताया कि उसको आप, देखिए, मैंने इसमें बताया है कि जैसे आज के टाइम पे एंजाइटी लोग बहुत हो गए हैं। हाँ, अब एंजाइटी के पीछे क्या है कि एक तो आधुनिकता के पीछे लोग भाग पड़े हैं। हाँ, मोबाइल, उनकी लैपटॉप, ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हो गई है। अपेक्षाएं करने लग गए हैं कि गाड़ी होना चाहिए, ये बंगला होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिगड़ा होना चाहिए। तो उससे एंजाइटी हो गया। लोन बैंकें इतनी दे रही है, क्रेडिट कार्ड दे रहा है, फ़ोन पे दे रहा है, पेटीएम दे रहा है, और सारी चीज़ें जो है ना लोन दे रही है। आपकी डब्बा गाड़ी है उसके ऊपर भी 200% तक लोन दे रहे हैं लोग बाग। ले तो लेते हैं, चुका नहीं पाते हैं, तो एंजाइटी हो जाती है। एंजाइटी हो जाती है, तो उसका उपचार? अब एंजाइटी को ये अगर अपन नाभि पूर्ण करते हैं तो उसमें एंजाइटी को आपको प्रथम डोज में आप जैसे ही दवा का पूर्ण करोगे, आपको एकदम शानदार नींद आ जाएगी वो नाभि पूर्ण करते करते। तो ये घर पर करना सुरक्षित है या कोई एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है? नहीं, किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती है। हम आपको जैसे ही किट प्रोवाइड करवाते हैं उसी टाइम पे हम आपको सारी चीज़ें समझा देते हैं। नाभि के ऊपर लगाने के लिए हम नाभि का एक मोल्ड भी हमने तैयार किया है। इसको कमर पे जैसे अपन बेल्ट लगाते हैं वैसे लगाना रहता है? यस, इसको अपने को यूं लगा के बेल्ट की तरह पीछे से बेल्ट की तरह बांधना है। हाँ, और इसमें चाहो तो हल्का सा जो है अपन उड़द दाल की लोई बना के वो भी अपन इसमें लगा ले, ताकि अपने को खांसी आ जाए, छींक आ जाए, या कोई बीच में टोक दे तो हंसी आ जाए, तो उससे ये रिश्तने का डर खत्म हो जाएगा। आटा भी लगा सकते हैं? हाँ, आटा सिर्फ उड़द का, गेहूं का नहीं? गेहूं का नहीं, वो काम नहीं करेगा। राइट। तो एलोपैथी के डॉक्टर इस थेरेपी को क्यों नहीं स्वीकार करते? देखिए, अब एलोपैथिक डॉक्टर जो है वो इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि जिसको अपन कहते हैं नाभि डिगना, जिसको मारवाड़ी में कहते हैं धरण। अब अगर किसी की धरण भी डिग गई है, उसको पेट दर्द हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या फिर उसको वमन हो रहा है, या फिर उसको भूख नहीं लग रही है, अग्निमाद हो गया है बंदा, अब वो डॉक्टर के पास में जाएगा। जाते ही सबसे पहले उनके पास में कोई डायमीटर नहीं है, वो आपको टेस्ट एडवाइज करेंगे, सोनोग्राफी वगैरह, सीबीसी वगैरह जो भी है। और हमारे आयुर्वेद के अंदर इतना चमत्कार है कि नाभि को अपने सेंटर में लाने का मात्र और मात्र 1 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा और बंदा ठीक हो जाएगा उसी पल, उसी टाइम।
और उसका पेट दर्द वगैरह सब कुछ खत्म। तो जैसे हम देखते हैं घरों में कुछ पुराने लोग होते हैं, वो कपड़े या टॉवल से उसको ऊपर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल साहब, देखो आप ऐसा है कि कपड़े का एक इंडी बना करके और उसको नाभि पे रख करके भी चित लेट सकते हो, तो आपको 10 से 15 मिनट के अंदर आपका नाभि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। सेंटर में आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो यह है कि ये सब उपाय करने से पहले अपने को डायग्नोस करना चाहिए कि वास्तव में नाभि है भी कि नहीं है। क्योंकि अगर नहीं है और तो कर अगर लिया, नहीं है तो फिर उसको अपन इधर उधर कर देंगे। तो इसलिए इसको 3 तरीके से अपन नाप कर सकते हैं। एक धागा लीजिए, आप नाभि पे एक सिरा लगाइए, एक इसका कान के इस पोर पे लगाइए, हाँ, फिर यहाँ से मत हिलाइए, इस पोर को यहाँ पे ले जाइए। अगर दोनों पोर बराबर है तब समझो आपकी नाभि ठीक है, और दोनों में अगर फर्क है तो समझो नाभि ठीक नहीं है। अच्छा, ये तरीका है। ये तरीका भी है। दूसरा, नाभि से आपके पाँव के अंगूठे से भी आप नाप कर सकते हो। लेकिन इन दोनों नाप को मैं ऑथेंटिक नहीं मानता। उसमें मेरा फर्क है। अपना मत है, क्योंकि अपन यूँ लेटे हुए हैं और कहीं गर्दन को हल्का इधर उधर कर लिया तो उसमें आपका वेरिएशन आ जाएगा। वेरिएशन आएगा, राइट। अगर आपके पाँव के अंगूठों को आपने ऊपर नीचे यूँ कर लिया तो उसमें भी फर्क आ जाएगा। तो उससे अच्छा ये होता है कि आपको नाभि को ब्रेस्ट की निप्पल से आपको चेक करना चाहिए। अच्छा। ब्रेस्ट की निप्पल ना हिलेगी ना डुलेगी, हम्म। न आपकी नाभि हिलेगी डुलेगी। उनमें अगर फर्क आता है तो समझ लो कि वो आपका बिल्कुल नाभि है। और नाभि बैठाने के बहुत सरल, बहुत अच्छे उपाय हैं। राइट। एक जैसे अभी आपने धूमसुदा के बारे में बताया, तो क्या ये एक स्मोकिंग जैसा है या एक अलग प्रक्रिया नहीं, है? ये कोई स्मोकिंग जैसा नहीं है। देखिए, मैं तो इतना दावा करता हूँ कि जैसे अस्थमा पेशेंट होता है, अस्थमा पेशेंट को अपन धुआं के पास लेके जाएंगे तो उसका अस्थमा बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। किंतु मैं ये दावा करता हूँ कि नाभि पूर्ण करके अस्थमा पेशेंट के पास में आप ये हवन कर दीजिए, उसका अस्थमा ठीक होगा। अच्छा, इसका जो धुआं निकलेगा उससे। हाँ। और दूसरा क्या है कि धूपम पवित्र ग्रह मंगलम से मानव दोषान हंति पापाश्च रोगा नाशाति ध्रुवम। धूपन वातावरण और शरीर दोनों को शुद्ध करता है। जैसे कई लोग जो अभी आज की जो प्रणाली है चिकित्सा आधुनिक, उसमें तो ये कहते हैं भाई ये धुआं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे तो आयुर्वेद के अंदर आज से नहीं, हजारों सालों से अथर्ववेद के अंदर इसका पूरा आपको वर्णन मिलेगा कि धूपन चिकित्सा जो है सर्वप्रथम जो है ऋषि मुनियों ने स्टार्ट किया था। बिल्कुल, ये वातावरण को भी शुद्ध करता है। ये वातावरण को शुद्ध करता है। अपन अगर सनातन संस्कृति में है, किसी भी धर्म को अपन मानते हैं तो उसमें अपन धूप तो करते ही करते हैं। अच्छा, एक अगरबत्ती लगाए। हाँ, अगरबत्ती लगाया जैसे भी करते हैं। तो मेरा मत ये है कि आप जैसे नॉर्मल धूप को काम में ले रहे हो, उसकी बजाय इसको काम में ले लो। आपके घर का वास्तु दोष है, पितृ दोष है, आपके कुंडली के अंदर नवग्रह का जो दोष है, जिसके लिए एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं, नाना प्रकार के आपको स्टोन बताते हैं कि आप ये पुखराज पहन लीजिए, ये पन्ना पहन लीजिए, ये कर लीजिए, तो उसमें लाखों रुपए आपके बर्बाद हो जाते हैं। उससे बढ़िया है कि आप ये उससे बढ़िया है कि आप इस धूप को कर लीजिए। तो वैद्य जी, जैसे आजकल मोबाइल और डिजिटल युग चल रहा है और हर आदमी इनसे घिरा हुआ है। अपने घर में भी अपन देखते हैं कि मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, बहुत ऐसी चीज़ें स्क्रीन से रिलेटेड, तो क्या ये उसके नुकसान को भी कम करता है? हाँ, जितने भी जो रेडिएशन है, हाँ, रेडिएशन जिसको बोलते हैं अपन। हाँ, जितने भी किसी भी प्रकार का रेडिएशन हो, जैसे आज अपन बैठे और तो हवा किसी में। भी प्रकार का, जैसे मान लो अपनी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हो, ये टॉक्सिन्स को भी रिड्यूस करने का काम करता है। तो रेडिएशन भी अपने क्या है कि एक टॉक्सिन्स ही है, उसको रिड्यूस करने का काम करेगा। तो अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 10 मिनट धूमशुदा करे तो उसके जीवन में क्या बदलाव आएगा? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप पहले रोज ही देखिए, जीवन में तो बहुत सारा बदलाव आएगा। उसकी दिनचर्या भी ठीक हो जाएगी, उसकी लाइफ स्टाइल ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसका मन जो है भावना से जुड़ जाएगा कि मुझे 8 बजे पहले नहाना है।
फिर मुझे पूजन करनी है। आप कुछ ऐसा बता रहे थे कि इसका कोई एक लाइफ चक्र भी होता है। हाँ बिल्कुल, इसका जैसे लाइफ चक्कर होता है कि जिसका वर्णन आपको देखोगे तो शिव पुराण में भी देखने को मिलेगा। तो वो भी बताइए आजकल क्या। अपने शरीर के अंदर जैसे एक अष्टांग हृदय हमारा आयुर्वेद का ग्रंथ है, यानी अपने बॉडी के अंदर 8 प्रमुख अंग है। आमा से मान लो, पिता से मान लो, इसके बाद में आपका हार्ट मान लो, लीवर मान लो, किडनी मान लो। आमाशय मतलब बड़ी आंत। बड़ी आंत अलग होगी। अच्छा, आमाशय क्या आमा से होता है आहार लेने का। अच्छा, आहार लेने का। हाँ, आहार लेने का। तो इसमें जैसे मान लो कि आज बच्चा जिस तरीके से काम करता है, बूढ़ा उस तरीके से काम नहीं कर सकता, उसकी कैपेसिटी कुछ कम हो जाती है उम्र के साथ साथ। इसी प्रकार से ये टोटल 8 अंग है, इनके 4 सहायक अंग है, टोटल 12 अंग हो गए। और रात और दिन में 24 घंटे का समय होता है, यानी प्रत्येक ऑर्गेन्स को अपने को फुल फॉर्म में काम करने के लिए 2 घंटे का समय लगता है। अच्छा अच्छा, सबके समय विभाजित हाँ, है। समय उनका सबका डिसाइड है कि 2 घंटे में वो जितना काम वर्क कर पाएंगे उतना बाकी समय में 22 घंटे में नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो प्रथम मैं ये कहता हूँ कि जैसे अपना टाइम स्टार्ट होता है लेंग से, फेफड़े से 3 से 5 का टाइम स्टार्ट होता है। सुबह 3 से 5। सुबह 3 से 5। अच्छा, सुबह 3 से 5 के बीच में कोई बंदा अगर उठ करके अपने नित्य क्रम से फारिग होकर के उसके बाद में अगर वो थोड़ा बहुत अपना घूमन कर लेता है, भ्रमण कर लेता है। भ्रमण कर लेता है, अलोम विलोम कपाल भारती या योगा कर लेता है, या ये सब भी ना करके अपना घर का काम भी निपटा लेता है, तो उस व्यक्ति को कभी भी अस्थमा नहीं हो सकता, उसको ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी नहीं हो सकती, उसको कभी एलर्जी नहीं हो सकती। यानी बहुत सारे जो 21 प्रकार के रोगों से जो कफ से संबंधित है उन रोगों से वो व्यक्ति बच जाता है। 3 से 5। हाँ जी। इसके बाद सेकंड टाइम स्टार्ट होता है आपका बड़ी आंत का, जिसका टाइम होता है 5 से 7। और बड़ी आंत का मूल काम होता है मल को त्यागना। अच्छा, वॉशरूम वाला उसमें हाँ मल होता है। अब अगर वो 7 बजे पहले फ्रेश हो लेता है तो उसको कभी भी अर्श नहीं बनेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं बनेगा, भगंदर नहीं बनेगा, फिस्टुला नहीं बनेगा, फिशर नहीं बनेगा। यानी तमाम जितने प्रकार की गुर्दे की जो बीमारियां हैं या पेट की जो बीमारियां हैं उनसे वो बच जाएगा। ठीक है। उसके बाद में 7 से 9 का टाइम स्टार्ट होता है आमाशय का। खाना मतलब जो होता है। आमाशय का। अच्छा, आमाशय का है आहार। ब्रेकफास्ट टाइम। हाँ, और उसका एक डायमीटर भी बना हुआ है कि उसका 1500 ml का डायमीटर है। उसमें 750 ml जो है अपने को ठोस के रूप में लेना चाहिए, चाहे चपाती हो, आपका सलाद हो, पराठा है ना, जो भी हो, मिठाई हो। और 375 ml होना चाहिए उसके अंदर आपको लिक्विड, चाहे वो जूस हो, नारियल पानी जूस हो, छाछ हो, पानी हो। और 375 यानी चौथा कोना उसका खाली रखना चाहिए। अच्छा, पूरा मत भरो। पूरा नहीं भरना चाहिए। जैसे मिक्सर मशीन को आपने चलते देखा है, उसको कभी भी पूरा नहीं भरते, क्योंकि वो जब चक्कर चलेगा तो उसमें नीचे बाहर फैलेगा वो, तो इसलिए थोड़ा खाली छोड़ो। इसलिए उसको ग्लैंडिंग होने के लिए खाली छोड़ना चाहिए। तो आहार जो है वो अपने को 9 से पहले ले लेना चाहिए। मतलब 9 बजे बाद लेने से 9 बजे बाद में आपको आहार के रूप में नहीं लेना चाहिए। 7 से 9 का समय। यस, क्योंकि उसके बाद में उसका अग्नाशय का समय स्टार्ट हो जाता है 9 से 11। अग्नाशय मतलब पचाना। हाँ, पचाना। अब वो बंदा उठा नहीं है, 9 बजे तक तो उठते फ्रेश नहीं है। हुआ नहीं है और भोजन किया नहीं है, तो फिर वो अग्नाशय अपना काम क्या करेगा? इसलिए वो गैस बनती है। अग्नाशय जो उसको पाचन क्रिया पचाएगा कैसे? और पचने के बाद ही तो अपने को सप्त धातु का निर्माण होगा। जो कुछ भी आहार अपन ले रहे हैं, अब 11 बजे बाद में उसकी जो कैपेसिटी है पचाने की वो कम हो जाएगी। वो कम हो जाएगी। वो कम हो जाएगी तो पूरा अपना खाना पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो फिर वो आपको गैस में, एसिडिटी में, वो सब में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका 11 से 1 का टाइम
हार्ट का होता है, जो कि अपने को ब्लड की जगह पे ब्लड फिल्टर करके मांस, मज्जा, अस्थि, रक्त, मतलब हार्ट तो शुक्र 24 जो भी घंटे है। चलता है, लेकिन उस समय उसका नहीं, चलने को तो पूरे ऑर्गेन्स ही 24 हाउस काम करते हैं, बट उनका जो समय ड्यूरेशन है वो, मतलब आज जैसे आप जवान हो, जवानी के टाइम पे जो काम कर रहे हो वो बुढ़ापे में नहीं कर पाओगे ना। ऐसे उस 2 घंटे में उसका जो 2 घंटे में उसका जो टाइमिंग है उसके अंदर उनके अंदर फुल फॉर्म काम करने की कैपेसिटी होती है। ये सब प्रकृति का बनाया हुआ एक ये सिस्टम। प्रकृति का ऊपर वाले की देन है, ये तो उसी का सब बनाया हुआ है। और आज के एक दुर्भाग्य भी कहूँगा कि अपनी सरकार ने मान लो या जिस किसी ने भी ये निर्धारित किया है, बैंकों का देख लो, स्कूल का देख लो, किसी का भी देख लो, जो लंच टाइम जो है हाँ, 1 से 3 वो 1 से 2 के बीच में दिया है। लंच। जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि 1 से 3 का जो समय है वो है पिताशय का। उस समय खाना चाहिए ही नहीं। और पिताशय क्या है कि एक गली का गुंडा है। अब गुंडे को अगर आप दारू पिला दो तो वो उपद्रव करेगा। यानी इस समय पे आपको कोई भी आहार नहीं लेना चाहिए। आपके अनुसार नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेद के सिद्धांत के मुताबिक आपको आहार नहीं लेना चाहिए 1 से 3 के बीच में। तो जो आहार करना है वो 7 से 9 में करो। यस, और शाम को 5 बजे पहले आप भोजन कर लो। आयुर्वेद में कहा गया है कि प्रातः उठ जल पिए, प्रातः उठ जल पिए, भोजन के संग छाछ, रात को फिर दूध पिए, रोग ना आवे पास। अच्छा, दूध रात को पीवे। रात दूध को पीना चाहिए, प्रातः नहीं पीना चाहिए। अच्छा, छाछ पियो। हाँ, और फलों के साथ में अभी जैसे आमों की सीजन आ रही है, हर कोई घर में अमरस बनता है। उसमें दूध और वो आम को। हाँ, अमरस बनता है, जबकि ये आहार विरुद्ध है। अच्छा, दूध और आम का। किसी भी फल के साथ में दूध का समावेश है ही नहीं। जबकि आजकल सारे शेक ही वही आ रहे हैं। शेक वो आ रहे हैं, तो वही तो बात है ना। मैं आज नेचुरल। किसी भी शादी में जाओ, रात को बिना मतलब की आइसक्रीम के, चाहे जनवरी का महीना है, आइसक्रीम और आपके कुल्फी। दही बड़े या रायते बिना तो शादी खराब हो जाती है। हाँ, हो जाती। बोला कुछ भी नहीं किया है। जबकि 2 बजे बाद में, दोपहर 2 बजे बाद में आपकी वात जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए आपको लस्सी वगैरह, छाछ वगैरह, दही वगैरह, आइसक्रीम वगैरह ये सब का सेवन करना नहीं चाहिए। मैं देखता हूँ नेचुरल की आइसक्रीम खाने जाते हैं लोग। हाँ हाँ, और वहाँ पे वो तो दूसरे दिन हम लोगों के पास आते हैं, बैद जी आज जुकाम हो गया, गला थोड़ा सा ये हो गया, हाँ, चोक हो गया, हाँ। मतलब कुछ ना कुछ बीमारी लेके वो डॉक्टर या वैद्यों के पास जाएंगे। जैसे वैद जी, मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूँ और मेरे पास बहुत सारे लोग अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनकी फाइनेंशियल हेल्थ का इलाज हो। तो आज के ज़माने में स्ट्रेस और फाइनेंशियल जो प्रेशर होता है उसका हेल्थ पर कितना इफेक्ट देखिए, पड़ता है? सबसे पहले ये है कि उनको आपके पास जाना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। मतलब हम दूसरी स्टेज पर आते हैं, आप पहली पे आप आते हैं। दूसरी स्टेज पे आते हो। हाँ, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। मतलब पैसा। यानी पैसा जो है ना, आप ये बताइए कि आपकी उम्र 80 साल की है हाँ, और आपके पास में हजारों करोड़ रुपया है, हाँ। लेकिन आपके बच्चे टेबल के ऊपर 100-150 रुपए की जो टेबलेट रखेंगे ना, आप वही खा पाओगे, न कि वो हजारों करोड़ रुपया। तो हेल्थ इज वेल्थ। हाँ, तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही है। आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लो। तो जैसे अगर हम आपके कुछ जीवन के रियल एक्सपीरियंस की बात करें, तो आपका ऐसा कौन सा मरीज है जो सबसे कठिन मरीज था, जिस पर आपने बहुत रिसर्च करी लेकिन फ़ायदा नहीं आ रहा था, फिर अंत में मतलब कुछ और ऐसे चेंजेस किए कि कुछ चमत्कार देखने को मिला हो, या कभी निराशा भी हाथ लगी हो कि भाई इलाज नहीं हो पाया? देखिए, आज तक मुझे मेरे पिताजी और मेरे गुरु की, मेरे प्रभु की कृपा से निराशा का मुख नहीं देखना पड़ा है। अच्छा। मैंने अनेकों प्रकार के रोगों का, कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो मेरे पास में 200 से 250 व्यू पड़े होंगे
कि जिनको लोगों ने ये कह दिया है कि कभी आपको संतान नहीं हो सकती, जो आजकल वो चल रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी सिस्टम। हाँ, संतान नहीं हो सकती, उनको संतान हुई है। अभी मैं आपको एक लेटेस्ट बताता हूँ कि मानसरोवर जयपुर के अंदर पत्रकार कॉलोनी है, वहाँ पे मीनाक्षी ठाकुर, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे 16 साल से। वो मेरे पास में आई और मैंने उसको प्रेगनेंसी के लिए जो भी उसका उपचार था वो मैंने किया और प्रभु की कृपा हुई कि वो प्रेग्नेंट हो गई। अरे वाह। किंतु धार्मिकता, और ये सब चीज प्राकृतिक नेचुरल तरीके हाँ, से हुई। धार्मिकता दिमाग में बैठा हुआ है कि मुझे डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, सोनोग्राफी तो करवानी ही पड़ेगी। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ, तो अब क्या है कि वो चलेगी डॉक्टर के पास में। अच्छा। जिस किसी भी डॉक्टर के पास में गई मुझे नहीं पता है, उस डॉक्टर ने कहा कि तेरे बच्चे की धड़कन नहीं है, तुरंत सफाई करवा लो, नहीं तो तेरे को और बच्चे को दोनों को खतरा है। अच्छा, ये बोल दिया उसको। और अभी एडमिट हो जा। ओहो हो। दोनों सास बहू रोती रोती मेरे पास आई, बोले गुरुजी आपने एक काम तो पूरा कर दिया लेकिन अधूरा किया। मैं बोला वो क्या? बोले बच्चे की धड़कन नहीं बता रहे डॉक्टर, ये देखो सोनोग्राफी। मैंने देखा, नाड़ी चेक की, मैंने कहा कि मैं तेरे को लिखित में दे सकता हूँ, कहीं भी बॉन्ड भरवा ले मेरे से, तेरे बच्चे की धड़कन है और आप अगर कहोगे तो 9 महीने आपके घर में सुरक्षित नॉर्मल डिलीवरी मैं करवाऊंगा। इतना आपने यस यस। और ये भी मैंने कहा था कि लड़का होगा। अच्छा, ये भी बता दिया आपने? यस यस। अब आज देखिए शायद 20 या 25 दिन हुए हैं, उस मीनाक्षी ठाकुर को लड़का हो गया, स्वस्थ हुआ। उसका फ़ोन आया जब वो अभी भी सोनोग्राफी के लिए डॉक्टर के पास चली गई 9 महीना क्रॉस होने के बाद, तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे में धड़कन नहीं है, तुरंत सफाई वो करनी पड़ेगी। तो वो तो उनके पास तो आधुनिक मशीनें हैं, सब तब चेक करते हैं। हाँ, नहीं है, बोले धड़कन नहीं है साहब। हाँ। बिल्कुल, कितनी भी मशीनें हो, मैं उसका स्टेटमेंट दिला सकता हूँ आपको, मीनाक्षी ठाकुर का। और अभी भी मेरे पास में उसका, आप कहो तो मैं अभी फ़ोन करके भी उसको बुला सकता हूँ। उसको बच्चा हो गया है, उसका फ़ोन आया, बोले बैस जी बधाई हो आपको। बोले मैं 500 ठेवा तो थारा कपड़ा लेके आऊँगी, मिठाई को डब्बो लेके आऊँगी, मेरे बेटो को। वाणी सिद्ध हो गई। और भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जीवन में, क्योंकि 42 साल का बहुत लंबा पीरियड हो गया है। 1994 के अंदर मेरे पास अंगुली कटा हुआ एक बंदा आया था, जो थ्रेशर मशीन में अंगुली उसकी लग गई थी। वो अंगुली को यूं लटका के लेके आया था, बोले बैस जी या चामड़ी हटा दो जो मैं चैन पाऊँ। आप शल्य चिकित्सा भी करते हैं? करता नहीं हूँ शल्य चिकित्सा, किंतु जो हमारी जड़ी बूटियों के अंदर की घाव बढ़ने के लिए ये दवा काम करेगी, इसको जुड़ाने के लिए ये काम करेगी, तो शल्य की जरूरत ही नहीं है। शल्य की जरूरत ही नहीं है। आप ये देखिए कि पुराने राजा महाराजाओं के टाइम पे भी जैसे मान लो इतने युद्ध होते थे, नाक कट जाते थे, कान कट जाते थे। हाँ, उस समय होते ही उनको थे। एक साधारण सा नाई जो होता था, वो सुई धागे से जोड़ करके मलहम लगा देता था, उसी से ठीक हो जाते थे। उसी से ठीक होते थे। तो मैंने भी उसका वही किया। अंगुली के नीचे मैंने बांस की फट्टियाँ लगाई, आप उसके पान के पत्ते बांधे, उसमें कुछ मलहम लगाई और मैंने उसको बैंडेज कर दिया और उसकी अंगुली 10 दिन में जुड़ गई। अब इसको लोग आजकल हंसी मजाक मानते अब देखिए, जिसको जो मानना है, मैं किसी का दिमाग तो चेंज नहीं कर सकता, बट इतना कहता हूँ कि अगर आप लोग अपने जीवन में कुछ एक जो चीज़ें हैं, जो आपका लाइफ स्टाइल है, उसको अगर आप चेंज कर ले तो ही आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो सकते हो। आयुर्वेद में 2-3 चीज़ें ही बताई गई है जिनसे ही आप बहुत कुछ मतलब पा सकते हो, ठीक हो सकते हो। जैसे ओंकारे दातुन करे नित उठ हरले खाए, दूधा व्याड़ू जा करे तागर वैद कदे ना आए। पुराने ज़माने में अगर आपने देखा होगा तो लोग नहाते थे, उस समय पे मंजन करते थे। और मंजन कैसे करते थे? पानी का कुल्ला भरा, मुंह में 3 अंगुली डाली
ओ की आवाज़ से, यानी ओम की ध्वनि कपाल भारती हो जाती थी उनकी, ओ आवाज़ जो निकलती थी। हाँ, तो ओंकारे दातुन करे, नित उठ हरले खाए। हरड़ जो है, हरित की जिसको बोलते हैं, उसका अपने जीवनी में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रातः उठ हरड़ खाए, दूधा वैल्यू जा करे, यानी शाम को 5 बजे बाद में भोजन निषेध है, नहीं करना चाहिए। रात को सोने के टाइम पे दूध लेना चाहिए, और उसमें भी आपको 4 घंटे का अगर डिफरेंस हो सोने में तो सबसे अच्छा है। दूध पीने के बाद भी? नहीं, दूध पीने के बाद नहीं, खाना खाना और दूध के अंदर 4 घंटे का डिफरेंस? यस। फिर आप देखो, ना आपको गैस बनेगी, ना आपको एसिडिटी बनेगी, ना आपको कब्जी बनेगी, ना और कुछ होगा। पेट बिल्कुल साफ 2 हरड़ प्रातःकालीन चबा लो। तो ये वैद्य जी पानी का भी इफेक्ट होता है क्या? जैसे हाँ, पानी का इफेक्ट होता कई है। जगह जैसे देखा मैंने है पूर्व में भी कहा था कि प्रातः उठ जल पिए। नहीं, पानी की क्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं, देखिए, पानी की क्वालिटी की तो है ही है। क्योंकि मैंने देखा अभी है बहुत जैसे सारी जगह पे, जैसे मान लो कि अपन, बीसलपुर का जल आ रहा है। आप मारवाड़ी में कहे ना कि आप कमाया कामड़ा, दिन ना दीजिए दोष। हाँ यानी जो कर्म अपन ने स्वयं में किए हैं, हाँ तो किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जितनी जो पेस्टिसाइड वगैरह, जितनी जो दवाएं वगैरह, जितना जो छिड़काव वगैरह अपन ने नाना प्रकार का, घर में भी अपन मच्छर मारने के लिए अपन हिट स्प्रे करते हैं। आप ये सोचिए अपने स्वास्थ्य के ऊपर उसका भी कितना दुष्प्रभाव है। मतलब मार तो उसको रहे हैं, लेकिन मर खुद ही रहे हैं। मार खुद रहे हैं। ओहो। आप उसकी बजाय अगर नीम की पत्तियों को जला दो तो वही आपके मच्छर को भगा देगा। नीम के तेल की बत्ती जला दो तो वही मच्छर को भगा देगा। आपने ये जो एक हवन सामग्री बनाई है, ये भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी काम करती हाँ, है? इफेक्टिव है मच्छर मक्खी को सब चीज में। धुआं के पास कहाँ मच्छर मक्खी आएंगे? मधुमक्खी का छत्ता, और वहां पे अगर धुआं लगा दो तो वही छिड़ जाएगा, वही भग जाएगा उठ के। वैद्य जी, अगर अपन आम लोगों की बात करें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स से रिलेटेड, जैसे कुछ 3 ऐसी आदतें जो हर व्यक्ति को रोज अपनानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैंने यही कहा है कि खाना। आपको समय के अनुसार उठना, वो जो चक्र आपने समझाया। समय के अनुसार सोना, अपना समय के अनुसार आहार लेना, व्यसन जितना है उनको त्यागना, तो आपको, मैं सोचता हूँ कि शायद कभी किसी वैद्य और डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे शादी वगैरह होते हैं, विवाह पार्टी वगैरह होती है, तो ये तो 5 बजे पहले खाना ही नहीं होता। देखिए, अब ऐसा है कि ये तो, अब इसके अंदर तो सुधार अपने को करना पड़ेगा, खुद से ही करना पड़ेगा। अपन ये सोचे कि गांव सुधर जाए। गांव नहीं सुधरेगा। गांव तभी सुधरेगा जब अपन स्वयं सुधरेंगे। क्योंकि गांव अपने से मैं मेरे घर का मुखिया हूँ और मैं ही 9 बजे उठ रहा हूँ, तो मैं मेरे पोता पोती या बच्चे को नहीं कह सकता कि तुम 3 बजे 5 बजे उठो। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं मेरी स्वयं की बात बता रहा हूँ कि मैं 3 साढ़े 3 बजे करेक्ट उठ जाता हूँ। पेशे से चिकित्सक हूँ, और चिकित्सक भी प्रभु की कृपा से कोई छोटा मोटा नहीं हूँ, क्यों कि मैंने आज तक मेरे जीवन में 8.5 लाख से भी ज़्यादा मरीजों को देखा है। 8.5 लाख से भी ज़्यादा? हाँ, किंतु उसमें रिपीट होकर के ये मान के चलो 1,90,000 मरीज जो है उनको मैं एवरेज मान रहा हूँ कि जिनको मैंने देखा है। हाँ, बाकी वो तो रिपीट हो गए। तो बाकी वो रिपीट हो गए। तो आप ऐसी कोई गणना रखते हो कोई? हाँ, हमारे बिल्कुल रजिस्ट्री के अंदर एंट्री मिलेगी, उनका एड्रेस मिलेगा, उनका नंबर मिलेगा, सब कुछ हमारे पास में बाकायदा पूरा रिकॉर्ड है? पूरा रिकॉर्ड है। तो फिर भी मैं उठ करके मेरे पूरे घर के आसपास 3-4 गलियां लगती है, सारी गलियों को 2-4 घरों तक साफ कर आता हूँ। अच्छा, खुद ही? भाई सफाई भी हो जाए। हाँ, मेरा व्यायाम भी हो जाता है, मेरी वर्जिश हो जाती है, और गांव की गली की पूरी सफाई हो जाती है। पता है पड़ोसी झाड़ू नहीं निकालेगा, उसका कचरा उड़ के मेरे पास फिर आएगा, इसलिए मेरे घर को साफ करने से कोई मतलब नहीं है। तो आपके तो ये देखा देखी मैंने, मेरा जहाँ अभी मेरा क्लिनिक है वहाँ आसपास के मोहल्ले वाले सब झाड़ू निकालने लग गए।
अच्छा, तो बहुत बड़ा बदलाव आया होगा इससे। तो इस चीज़ को देख करके इतना बदलाव आ गया कि हमारी गली में आपको एक तिनका भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि शुरुआत आपने अपने से की, हाँ, मैंने स्वयं से की है। तो लोगों को लगा कि यार ये कर आप रहे जग हैं। को सुधारने निकलोगे, जग नहीं सुधरेगा। उनको ज्ञान लगता है, वो सोचते हैं कि ये हमें धार्मिक कर रहा है, इसमें इसका कोई ना कोई स्वार्थ होगा। नहीं, इस चीज़ का फ़र्क है, क्योंकि जैसे कभी मैंने नोटिस किया है कि कोई पैसे वाला आदमी है और उसके स्टाफ वाले काम नहीं कर रहे हैं, अगर वो खुद करने लग जाएगा तो वो भी फिर। मैं मेरे क्लिनिक का भी बता रहा हूँ कि मेरे जितने जो जूनियर्स डॉक्टर हैं वो सारे सीटिंग पे रहते हैं। हाँ मैं मेरे 9 घंटे के हाँ पीरियड में हाँ। 1 मिनट भी बैठता नहीं हूँ, अच्छा। चेयर पे नहीं बैठता हूँ। कितनी भी भीड़ हो, कितने भी पेशेंट हो, मैं जा कर के उनके पास में भी जा कर के नाड़ी देख लेता हूँ और उनके सबकी मेडिसिन बता देता हूँ। खड़े खड़े मेडिसिन लिखवाता हूँ, आपका अनुभव और एक्सपीरियंस बस वही लिखवाता हूँ। तो नाभि की देखभाल के आसान घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं वैद्य जी? नाभि के आसान घरेलू उपचार, जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आपको नाभि ठीक है, इसको ही आपको परखना चाहिए। दूसरा, उसको ठीक करने का मैंने आपको एक सिंपल सा साधारण सा उपाय बताया भी है। तीसरा, ये भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पेट में कहीं भी पेन हो रहा है, कहीं और हो रहा है, आप एक कोरी मटकी लो, उसमें बर्फ़ जैसा पानी भर लीजिए, 4-5 लीटर की मटकी हो, और आप अपनी नाभि पे रख लीजिए। आपकी नाभि अगर इधर से उधर कहीं भी गई हुई है, वो अपने वहाँ पे केंद्र पे आ जाएगी। बहुत सिंपल उपाय है। तो जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग टैक्स बचाने के लिए आते हैं, तो टैक्स बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हेल्थ बचाना? देखिए, टैक्स तो तब भरेंगे ना जब रहेंगे, जब रहेंगे नहीं तो काय का टैक्स है। आज अपने टैक्स चुकाने के चक्कर में, आमदनी बढ़ाने के चक्कर में अपने आप को मिटा रहे हैं, यही हो रहा है। अपने आप को मिटा रहे हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि पहले स्वयं को बचा लो। टैक्स तो बाद में बचा लेना। हाँ, आप स्वयं को बचा लो। स्वयं बचाओगे तो आप टैक्स भी भरोगे, क्योंकि आपकी हेल्थ अगर सही रहेगी तो आप कुछ कमा के लेके आओगे। अगर आपकी हेल्थ ही अगर आपका अलाउ नहीं कर रही है तो आप कहाँ से कमाओगे और कहाँ से टैक्स भरोगे आप? सही बात है। तो शरीर को डिटॉक्स करने का सही समय क्या है और क्या तरीका है? जैसे देखिए, मैंने अभी जो आपके चक्कर के रूप में जो मैंने आपका वर्णन किया है, ये और अपने मैंने आप में प्रत्येक जैसे मान लो कि ऑर्गेन्स के बारे में आपको बताया है, हाँ। वो अगर उसको अपना लेते हैं, अपने जीवन शैली को ठीक कर लेते हैं, तो आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा होगा कि आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारी जगह देखे हैं और मैंने मेरे आँखों से भी देखे हैं। एक सैंपल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे भी आपको बताता हूँ कि अपने जो आचार्य धर्मेंद्र है, उनके पिताजी विराटनगर के, अच्छा। और उन्होंने कम से कम 125 साल उम्र पाई है। उनके पिताजी ने? हाँ, 125 साल। यस। अब जिन्होंने मतलब कि आहार को अपनाया ही नहीं, मतलब वो एक सिस्टम को फॉलो किया उन्होंने। हाँ। आज अपन जैसे मान लो कि जाते हैं, देखो पुराने ज़माने में जैसे आज आलू की सब्जी खाते हैं अपन, पुराने ज़माने में खाते थे, कभी भी आलू बहुत छोटे छोटे होते थे और उनको छिलका सहित बनाते थे, छिलका से धो करके। आजकल अपन मार्केट में, मंडी में जाते हैं तो बड़े बड़े आलू सुंदर सुंदर देख के लेके आते हैं, तो वो तो सब सारे उसी के हैं, क्रीम पाउडर के। सारे मान लो कि आपके पेस्टिसाइड्स के हैं, उसमें कहाँ गुणवत्ता मिलेगी आप? लेकिन वैद्य जी, जैसे कई लोग फास्ट करते हैं, मैंने देखा आजकल, जैसे कुछ बच्चे जो शरीर में बहुत मोटे हैं तो वो सोचते हैं कि हम खाना पीना बंद कर देंगे तो सही हो देखो, जाएगा। आप ऐसा है कि खाना पीना बंद करने से ये मतलब नहीं है कि आप मोटे से पतले हो जाओगे। तो आप मोटापे का भी उपचार करते हैं? हाँ, बिल्कुल करता हूँ। वजन घटाना? हाँ, बिल्कुल करता हूँ। इसके भी आजकल बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, भाई इतने दिन में देखिए, वजन विज्ञापन आते हैं, वो तो अलग वो है,
मेरा सबसे पहले मैं फोकस उसी चीज़ को करता हूँ कि आपका जो है पेन क्रियाज क्या काम कर रही है। पेन क्रियाज, ठीक है, यानी आपने जो खाया है उसको पचाया भी है कि नहीं है। या वो इकट्ठा ही हो रहा है अंदर, अब जो नहीं पचा पाए हैं वो तो फैट में कन्वर्ट होगा, वसा बन रही है उनकी। वसा बनेगा। आप चाहे कितना भी मर्जी मतलब कि एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। आजकल आधुनिक कितनी भी चिकित्सा में, मेडिसिन खा लो, अगर आप जितनी हाँ। मेडिसिन खाओगे हाँ कुछ समय के लिए आपका वो चला जाएगा, हाँ, उसके बाद में फिर वैसा का वैसा। आजकल आधुनिक चिकित्सा में एक सर्जरी भी होती है मोटापे की, कि वो दिखाते हैं भाई पहले कैसा था बाद में कैसा है शरीर, बिल्कुल उसका। देखिए, अगर ये सर्जरी इतनी सफल होती तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में अंबानी जितना तो कोई पैसे वाला है नहीं। सबसे और बड़ा आज है। अनंत अंबानी का जो है, तो ये कोई पेट बड़ा हुआ रहता है, अंदर से कोई थैली होती है। वही बता रहा हूँ ना, वो अनंत अंबानी का जो आज उदाहरण अपने सामने है, हाँ अब इससे बड़ा उदाहरण क्या दे सकता हूँ मैं। हाँ, उसके पैसे तो की ये कोई- तो अब देखिए, सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, हाँ, आपने एक किसको किस एग्जाम्पल तरीके से, से कमाना है। हाँ बाकी मैं ये इतना दावा करता हूँ कि अपने नाभि पूरण को अगर उसने इस्तेमाल कर लिया तो उसका वेट भी लॉस हो जाएगा 1000%। बस वो कर ले, उसको फॉलो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। आहार विहार दिनचर्या जिसको नहीं अपनाता है, मैं उस व्यक्ति का कभी भी चिकित्सा नहीं करता हूँ। नहीं करता हूँ। तो वैद्य जी, हम एक रैपिड फायर राउंड करना चाह रहे हैं आपके साथ। जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसका 1 मिनट में जवाब देना है। जैसे आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथी, एक शब्द में आप डिफाइन करें कि क्या है ये। देखो, आयुर्वेद जो है युगांतर से चला हुआ है, हाँ और एलोपैथी जो है वो 100 साल की है, हाँ। अधिकतम से अधिकतम। अब इससे ज़्यादा मुझे डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। सुबह की दिनचर्या या रात की दिनचर्या? देखो, दिनचर्या जो है रात्रिकालीन तो सोने के लिए होता है, विश्राम के लिए होता है, तो अपने को दिनचर्या तो योग या दवा? देखिए, योग अपनी जगह पे है और दवा अपनी जगह पे है। दवा उसी चीज़ में काम में ले सकते हैं कि जहाँ कोई बहुत क्रोनिकल अपने को डिजीज हो गई है। नहीं तो इफेक्टिव तो योग ही है। इफेक्टिव तो योग ही है, आपकी जो आहार विहार है वही है। देसी घी हाँ या ना? देसी घी ऑथेंटिक होना चाहिए, तो उसका मुकाबला कुछ भी नहीं है। तो हाँ है आपकी। मेरी हाँ है कि देसी घी खाना चाहिए, लेकिन देसी घी आज की टाइम में है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं? है ही नहीं, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि आज अगर अपने देसी गाय के घी का 1 किलो घी बनाएंगे तो 32 लीटर दूध चाहिए, तब बनेगा वो। तब 1 लीटर घी बनेगा। और 32 लीटर की आज 80 रुपये लीटर की यहाँ पे कॉस्ट चल रही है, तो 2500 रुपये का तो आपका दूध हो गया। फिर उसका प्रोसेसिंग जो है वो हो गया, और अब आपको यहाँ पे 700 रुपये किलो में काऊ घी मिल रहा है। तो मेरा तो ये मानना है कि 8 आने के दही में मकोड़े मिलेंगे, मलाई नहीं मिलेगी। फास्ट फूड पूरी तरह बंद या कभी कभी ठीक? देखिए, फास्ट फूड की परिभाषा ही चेंज हो गई है। फास्ट फूड अपने घर पे भी पहले बनते थे, बाछड़ा होता था, तो क्या घर में अपने पुआ पापड़ी पकोड़े ये सब बनते नहीं थे? बनते हैं। बनते थे, लेकिन उनकी शुद्धता की श्योरिटी थी। आज अपन जो फास्ट फूड खा रहे हैं, पास्ता पिज्ज़ा बर्गर, देखिए, अब लोगों ने पता नहीं, मैं किसी को अगर नाम लूँगा तो पता नहीं कल को क्या हो। बाकी यहाँ तक है कि आपके दिमाग को, आपके ऑर्गन्स को बढ़ाने के लिए जितने भी जो ऑर्गन्स है आपकी एज से ज़्यादा जो है बढ़ जाए, उसके लिए लोग बाग अपने फास्ट फूड के अंदर ऑक्सीटोक्सी इंजेक्शन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ओहो। एक आदत जो तुरंत छोड़ देनी चाहिए? सबसे पहले तो आपकी जो लाइफ स्टाइल है ना, उसके अंदर जो जितनी जो कुरीतियाँ हैं उनको छोड़ देनी चाहिए। क्या फार्मा इंडस्ट्री आयुर्वेद को दबा रही है? बिल्कुल,
इसके लिए सरकार भी दोषी है। कोई सी भी सरकार हो, सरकार कोई सी हो, 1954 के अंदर भी आयुर्वेद को बैन करने के लिए एक्ट बनाया गया। बाकी ऐसा है कि अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, जैसे अभी ध्यान दिया गया है, जूनागढ़ के अंदर एक आयुर्वेद का बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर जैसे गुजरात के अंदर बनाया गया है, ऐसे अगर इसको सरकार थोड़ा सा प्रोत्साहन दे तो शायद भारत फिर से सोने की चिड़िया हो सकती है, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर वो दम है। अगले 10 साल में आयुर्वेद का भविष्य क्या है? आयुर्वेद का भविष्य अगले 10 साल में नहीं, अगली 10वीं पीढ़ियों के बाद में भी इससे बेहतर ही होगा। कम नहीं हो सकता। कम नहीं हो सकता। क्या भारत आयुर्वेद में दुनिया का लीडर बन सकता है? बिल्कुल। आज भारत की आयुर्वेद पद्धति को देखते हुए विदेशों के अंदर, आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही देख लीजिए, वहाँ की होलिस्टिन गाय यहाँ भेज दी, अपनी यहाँ की जो है देसी गाय वहाँ अपनाने लग गए। हाँ, विदेशी गायों का बहुत ज्यादा है जो यहाँ पे विदेशी गायें भेज दी। वो गाय नहीं है, वो 50 गाय नहीं है, मैं मेरी भाषा में तो उनको सूअर बोलता हूँ। 50-50 लीटर दूध देती है। मैं कह रहा हूँ, मैं तो मेरी भाषा में उनको सूअर बोलता हूँ। अच्छा, वो गाय है ही नहीं। गाय है ही नहीं। उनका जो कोई भी दूध पिएगा उसको अर्थराइटिस की बीमारी तो 100% होगी ही होगी। रिसर्च में प्रूव है। बिल्कुल प्रूव है। तो वैद्य जी, एक समापन क्वेश्चन, एक संदेश जो आप हर भारतीय को देना चाहेंगे, अगर कोई आज से स्वस्थ जीवन शुरू करे तो पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, मैं समस्त भारतवासियों को एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने समय पे उठना, समय पे सोना, अपने आहार विहार को और अपने जीभ के स्वाद को त्यागना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, निरोग रहना है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा अपना पैसा बचाना है तो वो लाइफ स्टाइल को सुधार करके ही बचा सकते हो। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके शरीर में, आपके स्वास्थ्य में कहीं भी किसी भी तरह की अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वैद्य श्याम सुंदर जी जो पारिक हैं, इनका एक्सपीरियंस, अनुभव बहुत ही रिच रहा है। इनका परिवार शुरू से वैद्य प्रणाली से जुड़ा हुआ था और आगे की पीढ़ियां भी इसी कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। और हम आशा करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहा होगा। आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब हमारी टीम या पारिक जी जो वैद्य जी हैं इनकी टीम के माध्यम से हम आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे। और अपने इस पॉडकास्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आज के समय में दोस्तों जो प्रॉब्लम्स शरीर में देखने को मिल रही है, जो एंजाइटी है, जो टेंशन्स हैं, जिसके लिए हम करोड़ों लाखों रुपया खर्च करने को तैयार हो जाते हैं, वहाँ एक सिंपल, बहुत ही सरल कॉस्ट में अगर आपका इलाज होता है तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों, फिर हम एक नई शख्सियत के साथ फिर से एक शुरुआत करेंगे नए पॉडकास्ट की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।